जय हिंद आप सभी को। मैं आशा करता हूँ कि आपने कल राजनीति शास्त्र के भाग वन संघ और राज्य क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, जिसमें हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चीज़ों को अच्छी तरह से समझा था। आज भाग 2 पर चर्चा करेंगे, जिसका टाइटल है नागरिकता, सिटीजनशिप। भाग 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे मैं और आप सभी लोग संबंधित हैं। नागरिकता क्या है, इसको समझते हैं। नागरिकता वह है जो भारत के निवासियों को विशेष प्रकार की सुविधा दी जाती है, और सिर्फ ये उस देश के निवासियों को दी जाती है क्योंकि उस देश के वह नागरिक होते हैं। अन्य देश में हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं क्योंकि हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं। नागरिकता जो है उसमें ये कहा गया है कि हम जो है सभी लोग भारत के नागरिक हैं, लेकिन राज्य के हम नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। नागरिकता शब्द हमने ब्रिटेन से लिया है, और आज हम भाग 2 में नागरिकता को ही पढ़ेंगे। नागरिकता अनुच्छेद 11 से लेकर ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। इसको हम समझते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, तब संविधान बनने से पहले जो भी लोग भारत के हैं उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 5 में। अब अनुच्छेद 6 ये कहता है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो जो लोग पाकिस्तान में थे और वो भारत आना चाहते थे संविधान बनने से पहले, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये बात कही गई 6 में। अब संविधान बनने के और इसी भाग 6 में ही परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। परमिट रूल मतलब आप एक टिकट दिखाइए, टोकन दिखाइए, तभी आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी कि हाँ आप सच में अब आ गए हैं, इस टाइप से। क्योंकि लोग बार बार आना जाना कर रहे थे, फिर इधर फिर उधर। अब भाग जो सॉरी माफ करना, जो अनुच्छेद 7 है वो ये बोलता है कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, तो जो लोग भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे और नागरिकता सबको अपनी अपनी मिल गई, तो उन लोगों को पाकिस्तान में ठीक नहीं लगा और वो वापस भारत आके भारत की नागरिकता लेने चाहते थे। उनके लिए अनुच्छेद 7 में बात कही गई है। पुनः जो लौट कर आए लोग, उनको अनुच्छेद 7 के अनुसार नागरिकता दी गई। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत से कोई अन्य देश में, भारत के अलावा कोई अन्य देश में भ्रमण करने जाता है, किसी भी परिस्थिति में जाता है, तो उसकी नागरिकता हम भारत देश से समाप्त नहीं करेंगे, चाहे वो उनके बच्चे क्यों ना हो। ये बात अनुच्छेद 8 में कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को छोड़ करके किसी अन्य देश की नागरिकता को ले लेता है, मतलब अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी नागरिकता भारत से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जाहिर सी बात है, कोई अन्य देश की नागरिकता ले लेगा तो भारत से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 10 ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी काम करता है, मतलब वह चीज़ें जो देश के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, अगर वह चीज़ें करता है तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो भी उससे नागरिकता छीन ली जाती है, क्योंकि वो कुछ भी गलत कर सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब ये कोई ऐसा उस पर मतलब कोई जुर्म नहीं कर दिया है उसने, लेकिन पागल होने पे मनोस्थिति ठीक नहीं रहती और वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। ताकि अगर वो कोई गलत काम भी कर लेता है किसी अन्य देश के व्यक्ति के साथ, तो उससे ये समझाने में आसानी हो कि इसको ये इस देश का भी नागरिक नहीं है, ये पागल है। और अगर वो ठीक हो जाता है वापस, तो उसको वापस नागरिकता दे दी जाती है। तो अनुच्छेद 10 समझ लिया हमने। अब अनुच्छेद 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये कहा गया है कि संसद जो है वो गृह मंत्रालय की सहायता से देश के लोगों को नागरिकता प्रदान करेगी। ये बात कही गई है अनुच्छेद 11 में। 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने और 11 अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि नागरिकता मिलती कैसे है। सबसे पहले जो नागरिकता है, एक तो जन्म लेने पे मिलती है। अगर कोई भारत का नागरिक है, उसका पुत्र होता है या पुत्री होती है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो जन्मजात आधार पर नागरिकता जो है 1955 के अधिनियम के तहत आती है। और नागरिकता में पहला संशोधन 1986 में हुआ था। पहला संशोधन 1986 में हुआ था और यहीं से जन्मजात नागरिकता दे दी गई। फिर होती वंशानुगत नागरिकता, जैसे शिखर धवन को मिली है। इसके बाद वंशानुगत की बात होती है कि भूमि अर्जित नागरिकता। कोई देश है, जैसे मान के चलिए सिक्किम था। सिक्किम को हमने जब पूर्ण रूप से 1975 में अपने सह राज्य से अपने देश में मिला लिया, पूर्ण रूप से, तो वहाँ के जो लोग हैं, अब उनको नागरिकता भी तो देना पड़ेगा कि केवल सिर्फ जमीन ले लिया बस। तो वहाँ के जो लोग थे उनको भी पूर्ण रूप से अर्जित भूमि के तहत नागरिकता भारत की दे दी गई। इसके बाद आता है पंजीकरण। पंजीकरण क्या होता है उसको समझते हैं। वह देश जो राष्ट्रमंडल में आते हैं, जो कभी ना कभी मतलब ब्रिटेन के कब्जे में थे। राष्ट्रमंडल मतलब कॉमनवेल्थ होता है। जो भी देश ब्रिटेन के कब्जे में था कभी ना कभी, उसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है, कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो भले ही कॉमनवेल्थ गेम में, जैसे अमेरिका है, वो भी कभी ब्रिटेन का जो था, वो उसको ब्रिटेन की उसमें था, ब्रिटेन
के मतलब का गुलाम था, अमेरिका भी कभी। लेकिन वो क्या करता है कि जैसे कॉमनवेल्थ गेम वगैरह होते हैं ना, तो उसमें वो भाग नहीं लेता है, मतलब अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं कभी इससे दबा नहीं, इस टाइप से चीज़ें। लेकिन हम कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट लेते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या हमें कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट नहीं लेना चाहिए? क्योंकि हम ब्रिटेन के कभी ना कभी गुलाम थे, इसलिए हम कॉमनवेल्थ में आते हैं, राष्ट्रमंडल में आते हैं, और हम इसलिए भी भाग लेते हैं। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या भाग लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, छोटी सी बात है। जब कोई व्यक्ति लगातार भारत में 7 साल तक रहता है तो उसको पंजीकरण के तहत भारत की नागरिकता दे दी जाती है। इसके बाद आता है देसीकरण। वह व्यक्ति जो भारत देश की भाषा को जानता है, वैज्ञानिक कला में निपुण है और भारत की नागरिकता के लिए बहुत ही उत्साहित है, तो वो 12 साल भारत में रहे। पहले ये कम था, 12 साल कर दिया गया और उसे भारत की नागरिकता दे दी जाती है। अब छोटी छोटी हम टर्म को समझते हैं। NRI, NRI क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडिया। तो NRI छोटी सी टर्म है, इसको समझिए। NRI वो है जो भी व्यक्ति भारत के बाहर रहता है और 6 महीने से ज़्यादा विदेश में रहता है, उनको NRI कहते हैं। हमारे देश के प्रगति के लिए और हमारे देश के GDP और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए NRI लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। NRI के बाद हम समझते हैं ओवरसीज नागरिकता। ओवरसीज नागरिकता क्या है? 2005 में संधि समिति द्वारा इसको जोड़ा गया। वह व्यक्ति जो भारत के बाहर का है या कोई भी है और वो बिजनेसमैन है या बहुत अच्छा है, जो अपने देश के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है, उसको भारत में वीजा की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वीजा की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना वीजा के भारत आ सकता है। अब हम समझते हैं पासपोर्ट वीजा क्या होता है। पासपोर्ट वो है जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड होता है और किसी भी देश में जाने के लिए वहाँ की परमिशन लेना वीजा कहलाता है। तो सिंपल पासपोर्ट आपकी आइडेंटिटी हो गई, उसमें रखा वीजा है, वहाँ उस देश की परमिशन है। तो छोटी छोटी कंडीशन थी और टर्म थे जो आपको मैंने भाग 2 में बताया, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। आज के लिए इतना ही। कल हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को समझेंगे और जानेंगे जो भाग 3 में आएगी। और भाग 3 में महत्वपूर्ण चीज जो है वो है मूल अधिकार। इसको हम कल समझेंगे और मुझे उम्मीद है कि भाग 1 और 2 आपको अच्छे से समझ में आ होगा। जय हिंद।